हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्लोज शॉट। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट रूट का, और मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी दो कंट्रीज़ में, रशिया में और कनाडा में, और मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस कैसा था दो कंट्रीज़ में। मैं आपको सब डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखो, और प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेरे चैनल को। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अपन अब बात करेंगे कि मेरा एक्चुअल रूट क्या था, कितना कॉस्ट हुआ और मेरे पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड थे। तो मेरा जो रूट था वो था हैदराबाद टू मॉस्को, मॉस्को टू टोरंटो, और ये जो पैकेज था ये 1,75,000 का था मेरे टाइम पे। अब मैं एजेंट से पूछा कि अब कितना हो रहा कॉस्ट, क्योंकि मेरे कितने की सब्सक्राइबर्स मेरे को पूछ रहे कि कितना है भाई कॉस्ट, हम लोग भी जाना चाह रहे, एजेंट का नंबर दियो। तो मैं वो लोग को थोड़ा एजेंट का नंबर देने से पीछे हट रहा हूँ, क्योंकि जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 3.5 लाख तक बोल रहे एजेंट। तो इतना डाल के आना तो वर्थ नहीं है। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन है कि आप जो है रशियन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जो 14 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा है, वो आप किसी एजेंट के, लोकल एजेंट से बात करके निकाल लो। तो उसके बाद जो है सो आप पर्सनली आप बुक कर ले सकते हैं। तो आपको 1.5 लाख 1.6 लाख के अंडर में आ जाना चाहिए आपका टोटल कॉस्ट, पूरा पैकेज एंड होटल, वीज़ा, ये सब मिला के 1.6 लाख तक होना चाहिए। तो मेरे टाइम पे 1,75,000 था, मैं एजेंट के थ्रू कराया। और ये मेरे पैकेज में जो है सो वीज़ा प्रोसेस इंक्लूडेड था, होटल स्टे और फूड और एयरपोर्ट टू होटल्स ट्रांसफ़र्स एंड जो है सो टिकट्स, ये सब इंक्लूडेड था मेरे पैकेज में। मेरी जो फ़्लाइट थी वो 18 जुलाई की थी। 18 जुलाई के दिन मैं निकला हैदराबाद से। हैदराबाद के एयरपोर्ट में तो उतना ज़्यादा कुछ भी इमिग्रेशन वैसा सब कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिक्योरिटी चेक था। और फिर बाद में जब दिल्ली पहुंच गए हम लोग, दिल्ली में इसका लेओवर था ऑलमोस्ट 3 आवर्स का। और तो जो है सो दिल्ली में पहुंच के बाद वहाँ पे हम लोग को जो भी ट्रांसफ़र्स है मॉस्को के लिए, तो उन्हें बोला कि उसको फॉलो करो। एक जना आया और उन्हें बोला कि उसको फॉलो करो, तो हम लोग उसको फॉलो करे। तो वो लोग डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, तो वो लोग हमारी फ़्लाइट टिकट्स चेक कर रहे थे और ऑफ़र लेटर चेक कर रहे थे स्टूडेंट्स का। तो मैं उन लोग को बताया, तो वो लोग वीज़ा देखे और जो है सो फ़्लाइट टिकट देख के एयर इंडिया वाले पूछे कि मेरे को रिटर्न टिकट बताओ। अब मेरे पास तो रिटर्न टिकट है नहीं, ऑनवर्ड टिकट है। तो मैं बोला कि मेरे पास ऑनवर्ड टिकट है, मैं रिटर्न नहीं, मैं कनाडा को जा रहा हूँ, मैं सीधा रशिया से। तो वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग को रिटर्न टिकट चाहिए, हम लोग ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑनवर्ड आप जाने के लिए, क्योंकि आपका वीज़ा जो है 14 डेज़ का है और टूरिस्ट वीज़ा है। तो मैं मेरे एजेंट को कॉल करा कि ऐसा ऐसा पूछ रहे वो लोग, रिटर्न टिकट पूछ रहे। तो उन्होंने थोड़ा टाइम लेके लेकिन 1 घंटे के अंदर मेरे को रिटर्न टिकट बना के दिए। लेकिन जब तक मेरे को और एक स्टूडेंट मिल गया था जो कि सेम रूट फॉलो कर रहा, मॉस्को से टोरंटो। तो अब हम दोनों मिलके वो ऑफिसर को समझाना स्टार्ट कर दिए, कन्विंस करना स्टार्ट कर दिए कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और कनाडा वाले डायरेक्ट फ़्लाइट्स बैन कर दिए इंडिया से। तो इसीलिए हम लोग को थर्ड कंट्री जाके वहाँ से RT-PCR का टेस्ट लेके हम लोग को कनाडा जाना है, बल्कि हम लोग उसको समझाना स्टार्ट कर दिए। उन्हें समझना नहीं था भाई, तो कितना कि उसको कन्विंस करे बाद उन्हें उसके सुपरवाइज़र से कंफर्मेशन लिया। हमारे स्टूडेंट ऑफ़र, जो भी ऑफ़र लेटर था उसका फ़ोटो लेके भेजा, हमारे कनाडा का वीज़ा का फ़ोटो लेके भेजा, रशिया के वीज़ा का फ़ोटो लेके भेजा। ये सब भेजने के बाद उन्हें उसके सुपरवाइज़र से कंफर्मेशन लेने के बाद उन्हें बोला कि यू आर गुड टू गो। उसके बाद हम लोग जो है सो इमिग्रेशन में गए दिल्ली के। तो वहाँ पे मेरे को क्या पूछे, तो दिल्ली का जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उन्हें मेरे को बस इतना पूछा कि वाई आर यू गोइंग टू कनाडा। मैं बोला कि फॉर हायर स्टडीज़। तो उन्हें बस उतना ही पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा, उसके बाद भेज दिया। और मेरे साथ जो लड़का था उसको तो कुछ भी नहीं पूछे, डायरेक्ट स्टैम्प मार के दे दिए। अपने इंडिया के लोग थोड़े ठंडे रहते भाई, उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो ठीक है, बल्कि मैं स्टैम्प मार दिया। उसके बाद हम लोग गेट के पास चले गए, जो भी गेट नंबर था। तो हमारी फ़्लाइट थी रात के 10:55 को फ़्लाइट थी। तो उसके बाद हम लोग फ़्लाइट चढ़े और 6 आवर्स की जर्नी थी मॉस्को को। और मॉस्को में हम लोग अर्ली मॉर्निंग 2:40 को लैंड करें। हम लोग को रशिया का इमिग्रेशन क्लियर करना था। रशिया के इमिग्रेशन में भी हम लोग को कुछ नहीं पूछे, सिर्फ हम लोग की फ़ोटो लिए और जो वीज़ा है वो ओरिजिनल है या नहीं वो लोग चेक कर लिए। उसके बाद स्टैम्प मार के हम लोग को बाहर भेज दिए। और एयरपोर्ट में, वहाँ के रशियन एयरपोर्ट में भी हम लोग को ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट है, लेकिन उसका रिज़ल्ट हम लोग को नहीं आता। तो आप लोग ध्यान में रखो, अगर आप रशिया जा रहे तो अगर आप ये सोच के जा रहे कि ऑन अराइवल टेस्ट है तो हम लोग को उसका रिज़ल्ट आया था उसके बाद हम लोग चले जा सकते हैं कनाडा, वैसा कुछ नहीं है, आपको रिज़ल्ट नहीं आने वाला। तो फिर मैं लगेज लेके बाहर निकला, तो मेरे लिए कैब ठहर के थी।
तो मैं गया कैब में बैठा और मेरे होटल को चले गया। अब मेरा जो होटल था वो 40 किलोमीटर्स दूर था एयरपोर्ट से, तो मैं पहुँचे तक एक 30 मिनट्स ऐसा हुए। तो ऑलमोस्ट मैं होटल को पहुँचे तक 5 बज गए थे सुबह के। उसके बाद मैं सो गया, जाके रेस्ट ले लिया। फिर सुबह में उठा, ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट करके फिर से मेरे को नींद आ रही थी, बहुत थक गया था, जेट लैग हो गया था, तो फिर से मैं सो गया। सो के उठे बाद मैं जो है सो RT-PCR का टेस्ट कराने गया। मैं मेरे लॉबी में पूछा एक्चुअली जाके कि यहाँ पे नियरेस्ट RT-PCR लैब कहाँ पे है, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना है 2 दिन में। RT-PCR टेस्ट मेरे को लैब नियरेस्ट मेरे को बोलो। तो वो लॉबी में जो भी थे वो लोग जो है सो कॉल करे, पूरे टेस्ट सेंटर्स को कॉल करके वो लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करे कि कॉस्ट कितना होता और कितने टाइम में रिज़ल्ट आता। तो बहुत हेल्प करे वो लोग मेरी। उसके बाद जो है सो वो लोग ही एड्रेस मार के दिए मेरे को गूगल मैप्स में। उसके बाद 1.5 किलोमीटर्स का ही था रास्ता, तो मैं वॉक कर लेते जाके टेस्ट करा लिया। 8 to 9 आवर्स के बीच में मेरे को ईमेल आ गया था मेरे टेस्ट का। उसके दूसरे दिन मैं जो है सो घूमने के लिए गया। वो जो आप लोग व्लॉग देखे Day 2 का, मैं बिगेस्ट शॉपिंग मॉल को गया और जो है सो रेड स्क्वायर देखा और वहाँ पे क्रेमलिन था, ये सब मैं देखा। बहुत अच्छी जगह है रशिया, आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और बस एक ही प्रॉब्लम है वहाँ पे कि वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो आप जो है सो गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो आप लोग डर जाना नहीं, अब कैसा कम्युनिकेट करना बोल के गूगल ट्रांसलेट यूज़ करो। और अब सब आसान हो गया, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो मैं भी वैसे ही कर रहा था। और फिर Day 3 के अर्ली मॉर्निंग मेरा चेकआउट था 8:30 को। मैं ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट करके तो मैं 8:30 को कैब में बैठ के एयरपोर्ट को चले गया। मेरी फ़्लाइट थी 1:25 PM को। तो अपन जितना जल्दी एयरपोर्ट चले गए अपना ही सेफ्टी है, क्योंकि अपन थर्ड कंट्री से जा रहे, तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो गया तो थोड़ा टाइम तो रहता उसको सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैं जल्दी एयरपोर्ट को चले गया। और वहाँ पे जब एंटर हुए एयरपोर्ट में तो वो लोग चेकिंग करे हम लोग की, और बैग खोल के बताओ बोले, क्योंकि लैपटॉप था और लैपटॉप भी ओपन करके बताओ बोले। तो इसीलिए आप लोग जो है लैपटॉप, आईपैड्स ये सब फुल चार्ज करके लेके जाओ। अगर आपका लैपटॉप नहीं खुला तो फिर आपको परमिट वो लोग नहीं कर सकते एयरपोर्ट के अंदर, इसीलिए लैपटॉप फुल चार्ज करके जाओ। उसके बाद मैं वेट करा मेरा बैगेज चेक इन करने के लिए, और फिर मैं मेरा बैगेज चेक इन करा। और चेक इन के टाइम पे मेरे को और एक प्रॉब्लम हुआ कि वो लोग मेरे को साइड में ठहरा दिए। क्यों ठहराए मेरे को भी नहीं मालूम। मेरा वीज़ा देखे और आगे का भी वीज़ा देखे, कनाडा का वीज़ा देखे, रशिया का वीज़ा देख के मेरे को बाजू ठहरा दिए। तो एक 15 मिनट में बाजू ठहर के था। वो लोग कुछ बोले भी नहीं। मैं पूछा तो कि क्या प्रॉब्लम है बोल के, ऐसा कुछ बोले भी नहीं। मेरे वीज़ाज़ के फ़ोटोज़ लिए और उनके सुपरवाइज़र को सेंड करे, और वहाँ से कंफर्मेशन आने के बाद मेरे को चेक इन कर लिए बैगेज का, तो सब क्लियर था मेरा। उसके बाद जो है सो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाके क्लियर करना था, एग्ज़िट का स्टैंप लगाना था। तो मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया और उन्होंने भी मेरे को पूछे कि वाई आर यू गोइंग टू कनाडा। तो मैं बोला कि फॉर हायर स्टडीज़। तो वो लोग बोले ओके गुड टू गो। वो लोग एग्ज़िट का स्टैंप लगा दिए, सब क्लियर हो गया। तो अब मैं जाके मेरे गेट के पास बैठ गया। तो 1:25 को मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन बोर्डिंग जो है सो 12:30 से वो लोग स्टार्ट कर दिए थे। तो चलो बोल के हम लोग अब फ़्लाइट बोर्ड कर दिए। तो मेरे को जो है सो 2 बोर्डिंग पास मिले थे, हैदराबाद टू वॉर्सो एंड वॉर्सो टू टोरंटो, क्योंकि वॉर्सो में भी मेरा लेओवर था। इसीलिए मेरे को वॉर्सो से टोरंटो का भी बोर्डिंग पास मेरे को यहाँ पे ही मिल गया था। आप लोगों को भी यहाँ पे ही मिल जाता, अगर आप लोग यही रूट चूज़ करें तो आप लोग को मॉस्को में ही मिल जाता उसका भी बोर्डिंग पास। तो ये नियरली जो है सो 3 आवर्स की फ़्लाइट थी मॉस्को टू वॉर्सो। तो वॉर्सो में उतरे बाद 2 आवर्स का लेओवर था। उसके बाद वॉर्सो के एयरपोर्ट में वो लोग, जब मैं बोर्ड करने जा रहा था, वो लोग स्टूडेंट्स को पूरा एक सेपरेट लाइन में ठहरा दिए, और वहाँ पे IRCC के डॉक्यूमेंट्स और हमारा स्टूडेंट ऑफ़र लेटर, कॉलेज का ऑफ़र लेटर एंड GIC, ये 3 डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेक करें। तो आप लोग भी ज़रूर से ये डॉक्यूमेंट्स रख लो, आप लोग को भी ज़रूर चेक करेंगे वो लोग। तो ये सब चेक करे बाद वो लोग यू आर गुड टू गो बोले। तो उसके बाद हम लोग फ़्लाइट बोर्ड करे, और ये जो फ़्लाइट थी और 9 आवर्स की फ़्लाइट थी, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन था, 9 आवर्स की फ़्लाइट थी। एंड मेरे को प्रॉब्लम ये फ़्लाइट में ये था कि हलाल फूड नहीं था, जो भी नॉनवेज ही था पूरा, हलाल नहीं था। तो बहुत भूख लग रही थी, और तो मैं पानी से और कोक से और जो भी स्नैक्स दे रहे थे वो लोग, बन, केक्स, तो मैं इसी पे ही एडजस्ट कर ले के 9 आवर्स निकाल लिया। तो ऐसी थी ये फ़्लाइट। थोड़ा मेरे को हॉरिबल दिखा, बहुत लॉन्ग भी थी और मेरे को सही से खाना भी नहीं था, तो थोड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस था ये वाली फ़्लाइट का वॉर्सो से
टोरंटो तक का। तो जब आप लोग टोरंटो एयरपोर्ट में लैंड कर दिए बाद आपको जो है सो एक मशीन्स रहते हैं, वो मशीन में आपको आपका पासपोर्ट स्कैन करना है और आपकी एक फ़ोटो लेना है, वो मशीन ही ले लेता। उसके बाद जो है सो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म एक फिल करना है कि आप 14 डेज़ जो भी कोविड पेशेंट्स थे आप उन लोगों से क्लोज कांटेक्ट में नहीं थे, ये सब आपको डिक्लेयर करना था उसमें। उसके बाद वो लोग की एक रिसिप्ट आती, वो रिसिप्ट लेके एक ऑफिसर के पास जाना था। तो उन्हें जो है सो अपना अराइव कैन का जो रिसिप्ट है वो भी उसको बताना था। तो ये सब ये उन्हें चेक करता और अपना कॉलेज का ऑफ़र लेटर और GIC चेक करता। तो बस यही दो डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेक करते, पासपोर्ट, GIC एंड ऑफ़र लेटर। तो ये सब चेक करे बाद उन्हें एक ग्रीन स्टिकर लगाया था मेरे पासपोर्ट को। अब वो ग्रीन स्टिकर क्या है, वो है कि हम लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड है, वी आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम क्वारंटाइन। खैर अभी तो क्वारंटाइन निकाल दिए वो लोग, लेकिन मेरे टाइम का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं। तो वो लोग ग्रीन कलर का स्टिकर लगा दिए और फिर मेरे को क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद जो है सो मेरे को इमिग्रेशन के पास जाना था मेरा स्टडी परमिट लेने के लिए। तो मैं वहाँ पे गया, तो मेरे और एक स्टूडेंट जो था उसको कुछ भी नहीं पूछे, वो लोग कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करे। मेरे को पूछे कि आप कौन से कोर्स में हैं, कौन से कॉलेज में हैं, कितने साल का आपका कोर्स है, बस ये 3 क्वेश्चंस वो लोग पूछे। उसके बाद मेरे को स्टडी परमिट और वर्क परमिट इशू कर दिए। वर्क परमिट इसीलिए इशू करे क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कोऑप था, तो इसीलिए मेरे को वर्क परमिट भी इशू कर दिए थे। तो स्टडी परमिट और वर्क परमिट ले लिए बाद सब आसान हो जाता। फिर आप लगेज लेके उसके बाद जो है सो जहाँ पे भी आपका अकोमोडेशन है तो आप वहाँ पे चले आ सकते हो। तो बस ये था मेरा सफ़र। और मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आया था, पहले तो मैं पासपोर्ट रखा, उसके बाद ऑफ़र लेटर रखा, उसके बाद IRCC के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जैसे कि PPR हो गया, करस्पॉन्डेंस लेटर हो गया, बायोमेट्रिक लेटर हो गया, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर हो गया, ये सब लेटर्स मैं लेके आया। IRCC से आपको भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी है सब लेके आओ। उसके बाद जो है सो मैं GIC की सर्टिफिकेट लेके आया और मेडिकल की सर्टिफिकेट लेके आया। और जो है सो मेन फ़ी रिसिप्ट्स, आप जब इंडिया से स्टार्ट कर दिए पढ़ना, आप सेम 1 सेम 2 का जो फ़ीस पे करे वो आपके फ़ी रिसिप्ट्स भी लेके आओ, क्योंकि मेरे को इमिग्रेशन में उन्हें मेरे को फ़ी रिसिप्ट्स भी बताओ बोला था। तो इसीलिए फ़ी रिसिप्ट्स लेके आना मत भूलो। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स थे, ये सब लेके आओ। एंड जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स आप पूरे लाए आप सेफ़ है, कुछ भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। भाई लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे, ऐसा पूछे, वैसा पूछे, तो ऐसा सब कुछ भी ना रहता। ये सब दिमाग से निकाल दो, सब कचरा है ये। आसान रहता, आप कॉन्फिडेंट रहो, उन लोग के सामने डरो मत, कॉन्फिडेंट रहो, तो सब आसान हो जाता है। इंशाल्लाह सब आसान हो जाता। एंड आप फाइनली आप पहुंच जाते हैं कनाडा। और तो आप जब एयरपोर्ट से एग्ज़िट लेके फाइनली आपके एकोमोडेशन के रूम को चले जाते हैं, एकोमोडेशन आपका जहाँ पे भी है वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद तो सब सुकून हो जाता है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी करो, पार्ट टाइम ढूंढो, पहले आइसोलेट करो खुद को 14 डेज़ के लिए, उसके बाद पार्ट टाइम ढूंढो, फिर सब कर ले सकते हैं आप। तो बस ये था आज का वीडियो, मैं बस सब शेयर करना चाह रहा था आप लोग के साथ, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया था सब शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेरे चैनल को और ये वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में जो भी कनाडा आना चाह रहे हैं वो लोग के साथ शेयर करो। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप लोग मेरे को कभी भी इंस्टाग्राम पे DM कर सकते, मैं आप लोग का सबका रिप्लाई देता हूँ। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं आपको सब क्लियर करता हूँ। सो फील फ्री टू DM मी एनी क्वेरीज। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ।